नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं इमरान खान जी। नमस्कार। मेरे ठीक पीछे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये पूरा वॉरफेयर का एक डिजाइन आपको नजर आ रहा है। जिस तरीके से इधर आपको हूती हो या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर हो, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हो, यानी पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इनकी एंट्री कैसे हो जाती है। दरअसल इस वक्त जो अमेरिका है और ईरान है वो दोनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो उनके एयरबेस हो, अमेरिकी एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है वहां पर हो या फिर इसराइल में हो, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद अब सवाल अमेरिकी सैन्य उपकरणों को लेकर उठने लगे हैं। जी हां, एक फोटो हम आपको दिखाएंगे और ये फोटो अमेरिका से आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से यूएस एयरफोर्स के पायलट को सिल्वर स्टार दिया गया, अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है अगर आप ये पढ़ेंगे, फॉर स्कैपिंग 6 हूती मिसाइल्स व्हाइल फ्लाइंग F-16 CJ वाइल्ड वेसल। यानी ये भाग गए, छुप के भागे, हूतियों के मिसाइल से बच के भागे, इसलिए इनको सिल्वर मेडल का अवार्ड दिया जा रहा है। अब आप समझिए वो पूरी घटना कैसी हुई, वो पूरा सिनेरियो क्या है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इमरान जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि ईरान से आपको लड़ना है, आप जंग की धमकी दे रहे हो, लेकिन आपको अवार्ड किसे देना पड़ रहा है जो हूतियों के मिसाइल से बच के भागे हैं। वो पूरी घटना की जानकारी में आगे डिटेल में हम लोग समझाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ईरान से लड़ेंगे कैसे जब हूतियों ने पहले ही पछाड़ रखा था। बिल्कुल दौड़ा दिया था हूतियों ने, और इस सम्मान जो इनका हुआ है इन अफसर का, उसके बहाने ये चर्चा, ये कहानी, ये दास्तान फिर से मंजर आम पर आ गई है और लोग इस पर बात करने लगे हैं। पहले तो दिव्यांशु से हम समझ लेते हैं कि वो घटना क्या थी जिसके चलते इन्हें सम्मानित किया गया है, और उस घटना के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा हालात को तौलने की कोशिश, समझने की कोशिश। जी इमरान जी, बिल्कुल। ये घटना दरअसल 25 मार्च साल 2025 की है, यानी पिछले साल की। आपको याद होगा कि जब हूतियों के साथ एक तरीके से जंग चल रही थी अमेरिका की, जी, चाहे वो लाल सागर की हो या फिर यमन के सना में घुस के बम बरसाने की हो। तो दरअसल क्या होता है, एक्चुअली में जब अमेरिका लड़ाई लड़ता है या कहीं पे बमबारी करनी होती है तो उनके सबसे पहले F-16 CJ वाइल्ड वेसल ही जाते हैं वहां पर जी, और सबसे पहले वहां जाके उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की कोशिश करते हैं। एक बार अगली स्लाइड में हम लेके चलेंगे। ये है उनका जो सीड जेट जो बताया जाता है, ये पूरी तरीके से AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है, इनसे लैस होता है। अच्छा। और ये पहले हमला करते हैं, उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देते हैं और उसके बाद इनका बमवर्षक घूमता है उसमें। मतलब पहले ये जाते हैं, बाद में कवर अप देने के लिए, मतलब रास्ता साफ करते हैं, और फिर उनके जो स्टील्थ बॉम्बर हैं वो तमाम जो वो है वो चलती है पीछे से दुश्मन पर अटैक करने के लिए। ठीक है, आगे हम थोड़ा विजुअल भी दिखाएंगे। एक वो विजुअलाइजेशन हमने AI के थ्रू करवा रखा है। ये देखिए, जो F-16 जो इनके फाइटर जेट हैं, 2 F-16 दरअसल यमन के सना में घुसे हुए। पिछले साल की ये बात, बिल्कुल पिछले साल की ये बात है। ठीक है। और अगली स्लाइड पर हम लेके चलेंगे, अगले विजुअल पर आगे लेके चलेंगे और थोड़ा। और ये जब जाते हैं, ये देखिए हूतियों को हमने दिखाया AI के थ्रू कि ये वहां पर तैनात थे। उधर से जो F-16 है वो दोनों जो पायलट हैं वो मारते हैं AGM मिसाइल। ठीक है, मिसाइल मारते हैं इनके एयर डिफेंस सिस्टम पर। इनका डिफेंस कुछ टाइम के लिए लोगों ने बंद कर दिया। अच्छा, खामोश हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब दुश्मन ने यानी अमेरिका ने हूतियों यानी अंसारुल्लाह पर मिसाइल मारी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम उनका यानी अंसारुल्लाह का खामोश है। जी बिल्कुल। और ये रणनीति है, सोचिए इनकी कैसी कि ये कुछ टाइम के लिए एकदम चुप हो जाते हैं। ठीक है, पायलटों को लगता है कि चलो हमने निशाना मार दिया, और वो क्या करते हैं, वहां से खुश होके वापस मुड़ते हैं कि चलो अब हम चलते हैं। अच्छा, मतलब उनको लगा कि हमने मार दिया, निशाना टारगेट हिट हो गया है, बहुत सब शांति हो गई, मतलब खामोशी है, सामने से कुछ नहीं हुआ, चलो वापस जीत गए। जैसे ही ये वापस मुड़ते हैं, इनके दोनों फाइटर पायलट अपने फाइटर जेट को लेके ये अचानक से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं हूती। हाँ, और यहां से मिसाइलें 6 मिसाइलें एक साथ दौड़ा लेती हैं। अब उन्हें भागना है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज समझिए कि वो भाग तो रहे लेकिन फ्यूल खत्म होने वाला है। उनके लिए डर की बात हो गई। अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में लेके चलेंगे। AI वीडियो हम बार बार आपको बता रहे, थोड़ा और आगे लेके चलिए। ये देखिए, ये भाग रहे हैं और दरअसल ये मिसाइलें पीछा कर रही हैं, और ये मिसाइलें जो है उनको पीछा कर रही हैं। एक मिसाइल तो हिट करने वाली थी बिल्कुल F-16 को, और एकदम नीचे से निकलती है। जो फाइटर पायलट है उसके कानों तक की
आवाज जाती कि बच गया वो कैसे। और उसके बाद अचानक से अमेरिकी जो रिफ्यूलर्स टैंक है वो घुसते हैं, क्योंकि इनके पास ईंधन भी कम था, मतलब निकल भागने का ईंधन भी इतनी तेजी से निकलना था कि उनका ईंधन भी खत्म होता चला जा रहा था और पीछा कर रही थी हूतियों की अंसारुल्लाह की मिसाइल। बड़ी मुश्किल से उनके रिफ्यूलिंग टैंकर आ गए, ठीक है, और वो वहां पर हवा में ही भरते हैं किसी तरीके से और निकलकर ये बच के जाते हैं। दोबारा उन लोगों की हिम्मत कहा जा रहा है कि वो नहीं होती है कि वापस से हम जा पाए वहां पे, क्योंकि अगर जाते तो उन्हें पता है कि किस तरीके की टैक्टिक्स इनकी हूतियों की है। तो ये घटनाक्रम जो हुआ था, जिसके चलते वो पायलट अपना विमान, अपना लड़ाकू जहाज, अपना तैयारा निकाल कर ले आए थे, इसी की वजह से उनका सम्मान हुआ है अमेरिका। बिल्कुल, अब सम्मान किया जा रहा है। हाँ, अब सम्मान किया जा रहा है, ठीक है। उनकी तो बहादुरी थी कि उन्होंने अपना प्लेन बचा लिया, अपनी जान भी बचा ली, लेकिन आप इससे एक हिंट लीजिए और एक एहसास अभी से कर लीजिए, और शायद अमेरिका को भी वो एहसास है कि अगर ईरान हिमायती अंसारुल्लाह या यमन की हूती इतनी जबरदस्त रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ कि आपने जब अटैक किया तो सब कुछ खामोश था, ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो मार दिया, और जैसे ही वो पलटे उनकी मिसाइलें दंदनाते हुए निकली और पीछा करने लगी, वो तो बच गए, वरना काम हो जाता। तो आप सोचिए कि जब यमन के अंसारुल्लाह इतने ताकतवर हैं तो फिर ईरान कितना ताकतवर होगा, क्योंकि ईरान का तो कुछ परसेंट भी यमन के इन अंसारुल्लाह के पास नहीं है, तो ईरान तो उनसे कई गुना ज्यादा तकनीक और ताकत रखता है। बिल्कुल, उस ईरान के डिफेंस सिस्टम पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार हम अगली स्लाइड हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए, जो हूती हैं उनके मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आखिर किस तरीके का है, ये देखिए। हूतियों के एयर डिफेंस सिस्टम, हालांकि अभी ये सार्वजनिक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो अभी तक कयासबाजी चली है उसके मुताबिक ये बहुत एडवांस एक तरीके से, हालांकि 100 किलोमीटर तक ही रेंज है इनके मिसाइल्स की। एंटी डिफेंस जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो जो सतह से हवा में मार करती है मिसाइलें, वो 100 किलोमीटर तक का रेंज है, और उसी रेंज में ये फंस गया था इनका फाइटर जेट। ये 70 से 100 किलोमीटर का एक रेंज है, एक 40 से 60 किलोमीटर का है, एक 25 से 35 का, एक 5 से 7 किलोमीटर का। ठीक है, आपने सुना होगा उस दौरान कई इनके जो ड्रोन थे, आत्मघाती ड्रोन थे जो यूएस के, वो मारे गए थे, रिपर ड्रोन जी, MQ-9 रिपर। और हूती तो दावा करते हैं कि उन्होंने 22 या 24 लगभग 22 से 24 MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिए थे। बहुत महंगे भी होते हैं वो, और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये इन्हीं का कमाल था जी। ये भी कहा जाता है कि इनका, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर, 25 से 35, 40 से 60 और 70 से 100, और इसमें तमाम तरीके की इनकी, देखिए, एक मीडियम रेंज की होती है, एक शॉर्ट रेंज की है, एक हैवी रेंज की यानी लॉन्ग रेंज की है, वो 70 से 100 किलोमीटर में आती है। ये एक तरीके से डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, टारगेट करना, एंगेज होता है, फिर डिस्ट्रॉय करना, ये इनका टोटल जो है वो काम है। अब आगे हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से जो ईरान की जो रेंज है, अभी तो आपने हूतियों का देखा, ठीक है, यानी जो इमरान जी ने बताया कि बहुत, या एक तरीके से देखा जाए ईरान के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है हूती जी। अगर ऐसे में अगर ईरान से उलझना हो उनको, तो अगली स्लाइड हम लेकर चलेंगे कि देखिए ईरान के पास किस तरीके की तकनीकी है। इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, हमने बाकायदा एआई के थ्रू इसे बना रखा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक आपको कहीं नजर आ जाए, लेकिन आगे हम चलेंगे। बदर, फलक, ये मिसाइल्स इनके यहां लेस है। अगली स्लाइड पर चलेंगे तो ईरान की लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस शील्ड जो है वो बताया जाता है कि बावर 373 इनका खुद का बनाया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम। हाँ बिल्कुल, एक रूस से इन्होंने ले रखा है S-300 जी। कुछ बीच में चर्चा ये भी आ गई थी कि S-400 की भी डिलीवरी होने वाली है, और S-400 आपने देखा था कि भारत पाकिस्तान की। बिल्कुल, इससे मुझे याद आया दिव्यांशु, एक दर्शक ने अभी हाल ही में कमेंट किया था दीन दुनिया शो में कि भाई आप बताते हैं कि S-400 उनके पास है, तो क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? तो जो बात दिव्यांशु बता रहे हैं कि कुछ खबरें बीच में आई थी कि उसकी डिलीवरी भी हो गई है, तो कुछ खुफिया बातें तो देश जो है या दो देश जिनके बीच में डील हुई है सामने नहीं लाते ऐसे समय में जब दुश्मन का खतरा बिल्कुल सर पर हो। तो बिल्कुल, और इसलिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की क्योंकि अमेरिका ने कई सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, इस वजह से भी वो कुछ चीजों को छुपा के रखते हैं। बाकी आपने देखा होगा फाइटर जेट भी वहां कुछ पहुंचे हुए ईरान के पास, अब रूस के फाइटर जेट हो चुके हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी इस तरीके की लड़ाकू हो चुके हैं। तो बाबर की अगर 373 की बात करें तो ये भी कहते हैं कि इनकी रेंज करीब 300 किलोमीटर या इससे आसपास है। दूसरी तरफ रूस का जो है ये भी करीब करीब वही है, क्योंकि S-300 माना ये भी जाता है कि 300 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम इसकी रेंज है। इसमें बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इनके भी सिस्टम में ये दावे करते हैं, लेकिन रूस का सिस्टम बहुत मजबूत माना जाता है। 2016 में इन्होंने डिलीवरी किया था इन्हें, और ये इन्होंने खुद 2019 में ऑपरेशन
ऑपरेशनल इनका हुआ था। अगली स्लाइड में लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे बहुत ज्यादा किस तरीके से। आप ये समझिए कि बाबर 373 के बारे में हमने ये पूरी डिटेल निकाल रखी है, क्या क्या इसमें है, किस तरीके के सिस्टम्स हैं, मतलब किस तरीके की, किस हाई एल्टीट्यूड पे कौन से किस तरीके से काम कर सकता है, कि नहीं पकड़ सकता है ये एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। इसके अलावा अगली स्लाइड में भी लेके चलेंगे और डिटेल में थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस एयर डिफेंस शील्ड के बारे में। आगे चलेंगे अब और वहां पर आपको दिखाते हैं कि इनके पास और किस तरीके की तकनीकी है जी। और जो ईरान है उसके पास ये भी कहा जाता है कि न सिर्फ ये है बल्कि उनके पास मीडियम रेंज की भी है, शॉर्ट रेंज की भी है, इसके अलावा लॉन्ग रेंज की भी है। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही खड़ी हो जाती है कि अगर वो जंग में जा तो सकता है लेकिन वापस कैसे लौटेगा वो बड़ा सवाल है। वापसी के दौरान हुतियों ने दिखा दिया कि कैसे वो उनको लौटना पड़ा और बकायदा लौटने के लिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है, लौटने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। और अगर उस जंग को याद करें, ज्यादा वक्त अरसा नहीं बीता है, पिछले साल की बात है जब हुतियों ने मारना शुरू किया था। अमेरिका ने तो नुकसान किया था, जबरदस्त नुकसान किया था और बाद में इजराइल ने भी वहां पर अटैक किए थे। लेकिन जब हुतियों ने बाब अल मंदब पर मारा था तो उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया और जो रेड सी पर अमेरिकन और इजरायली जहाजों को निशाना लगातार बनाया जा रहा था या उनके दोस्तों के जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था और MQ-9 रिपर ड्रोन गिराए जा रहे थे और भी ऐसी बहुत सारे आलात को गिराने की बात की थी जो बहुत एडवांस माने जाते हैं, तब अमेरिका ने कहा था कि भैया हमें बख्शिए, बहुत अच्छा आप लड़े, आइए मिलकर समझौता कर लेते हैं। ये मेरी बात नहीं है, मेरे विचार नहीं है, मेरे जबान नहीं है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद के विचार थे। उन्होंने कहा था कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लड़े, अब यही खत्म करते हैं। तो अमेरिका को समझ में आ गया था कि वो चीज क्या है। तो आप हुतियों की ताकत से, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान तो उनसे कई गुना ज्यादा तेज है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी मारक सलाहियत कई स्तरों पर कई गुना ज्यादा और बहुत लंबी तैयारी के साथ मैदान में है। तो ये जंग अगर शुरू होती है जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो अमेरिका बार बार हम बता रहे हैं कि फंस जाएगा और ऐसा फंसेगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ईरान पर निर्भर करेगा कि वो अमेरिका को कब तक निकलने देता है, कब तक जाने देता है। लेकिन एक जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास मारक क्षमता उनकी ज्यादा है, बहुत सारी चर्चा ऐसी रहती है कि मिसाइलें ही उनके पास इतनी ताकतवर हैं कि अमेरिका सिर्फ उसी से अगर लड़ ले तो बहुत बड़ी चीज उलझ के रह जाएगा, बिल्कुल उसमें उलझ के रह जाएगा। हाँ, और जिस तरीके से हमने देखा था वो 12 दिनों की जंग जब याद आती है, इसराइल किस तरीके से वहां पर घुसता है, उसके अलावा हालांकि कुछ समय के लिए ये खबरें आई थी कि एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त उनका काम नहीं कर रहा था ईरान का, जिसकी वजह से बहुत सारे तरीके से डिस्ट्रॉय भी उन्होंने किया था। लेकिन सवाल ये फिर से उठता है, एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी हाल में बयान दिया गया कि 30,000 प्रोटेस्टर्स को इन्होंने मार गिराए हैं ईरान ने, जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। इसके अलावा वो बार बार कह रहे हैं कि देखो हमसे डील कर लो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। भाई वो बड़े ही अजीब तरीके के लोग हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान के साथ अमेरिका की डील किस स्तर पर होती है ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि किसी भी तरह की डील हो ही नहीं सकती। इसको भी हम अक्सर दोहराते रहते हैं क्योंकि डील किस बात पर होगी। वो कहते हैं मिसाइल प्रोग्राम को बंद करो या कम करो, वो कहते हैं कभी नहीं करेंगे जी। यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के भी वो कोई बहुत ज्यादा मुस्बत बातचीत नहीं हो रही है, वो कहते हैं कि आप न करो क्योंकि इजराइल को खतरा है। देखिए अमेरिका जो बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को हर स्तर पर बचाने के लिए कर रहा है, बस इजराइल सेफ होना चाहिए, महफूज होना चाहिए। और ईरान कहता है भाई इजराइल के तो हम वजूद को ही नहीं मानते, तो उसके आधार पर हम आपकी बातों को क्यों सुने। तो जब बात इस स्तर पर अटकी हुई है, अभी तीसरा स्तर हुआ है और कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, तो यही वजह है कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं वो इस बात को लेकर के जोर दे रहे हैं कि ये बातचीत, भाई बातचीत तभी तो होती है ना जब दोनों पक्ष किसी बात पर तो पहुंचे। जब दोनों में इतना ज्यादा इख्तलाफ है जो कि कभी पुर ही नहीं हो सकता, कभी पूरा ही नहीं हो सकता, कभी भर ही नहीं सकता, तो वो बातचीत वक्त काटने का एक जरिया मात्र है और दोनों जंगी तैयारियों में मसरूफ है और उस जंगी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने का एक समय है। वो जैसे ही खत्म होगा ये हमला होकर रहेगा और ये जंग होकर रहेगी। अब तो एक और चीज की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अब तो जंग करने के लिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान दे दिया गया कि वो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं जो बना रहे हैं जो अमेरिका के मेनलैंड तक हमला करेगा जी। यानी इसका भी आरोप लगा कि वो हमला कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अमेरिका जब ये बातें कह रहा है तो वो तमाम वो बहाने भी ढूंढ रहा है कि हमला कर दे, हमला करने के वो भी बहाने तलाश रहा है। और अभी एक खबर आई थी कि ब्रिटेन ने कहा है कि हम
अपने जो बेसेस हैं, जो हमारे बेसेस हैं, जो हमारे नियंत्रण वाले बेसेस हैं, जो खासतौर से डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में है, वो हम अभी आपको नहीं परमिट करेंगे, इसलिए क्योंकि आपके पास कोई कानूनी इस हमले का पहलू नहीं है। अमेरिका अब तक ये साबित नहीं कर पाया है कि कानूनी तौर पर, दुनिया को ये नहीं बता पाया कि कानूनी तौर पर ईरान पर हमला करने की जो इजाजत होती है, दुनिया की तरफ से भी तो एक होती है ना। ठीक है, आप बड़े हैं, आपका दबदबा है, तो आप अपनी कांग्रेस, अपनी संसद से बिना पूछे आप तमाम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये भी खबर है। इसलिए ब्रिटेन ने कहा कि भाई बिना पूछे तो आप अपनी संसद से अपनी मनमर्जी से बड़े पैमाने पे हथियार जमा कर रहे हैं, उस पर से आपके पास कोई कानूनी एक विकल्प नहीं है, एक कानूनी कोई आपके पास तर्क नहीं है, दलील नहीं है कि आप क्यों हमला ईरान पर करना चाह रहे हैं। इसलिए हम फिलहाल अपने जो एयरबेस हैं आपको नहीं दे सकते। तो जो बड़े देश हैं या उनके जो बड़े सहयोगी वो भी कन्नी काट रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर ईरान पर हमला किया इनकी वजह से आकर, इनके चक्कर में, इजराइल और अमेरिका के चक्कर में, तो हम भी फंस जाएंगे उस जंग में और बड़े लंबे फंस जाएंगे। तो सबको अपनी भी फिक्र है। बड़े सारे कमेंट भी आए थे कल की चर्चा के दौरान, करें या फिर जो हमने वो गजा को लेकर भी एक चर्चा की थी, गजा के लिए ईरान ने क्या किया है, फिलिस्तीन के लिए ईरान ने क्या किया। तो बड़े सारे दर्शक थे, आपने तो एक ऑलरेडी बताया कि वो क्या कह रहे थे दर्शक, लेकिन एक तरफ से और आया है कि जिस दिन अरबों का तेल खत्म हो जाएगा उसके बाद जो वो लोग भी कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका या इस्राइल के साथ मिलकर ईरान के साथ जो भी खेल कर रहे हैं, वो भी खुद उनके साथ खेल हो जाएगा। तो इस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अरब ममालिक भी इस बात को अच्छे से जानते हैं और सबसे बड़ी उनकी कमजोरी तो यही है कि वो अपने डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर डिपेंड है। और ये आज से नहीं, उन्होंने बरसों से ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब उसकी क्या वजह है, क्या वजूहात है, ये तो वही जाने। लेकिन अमेरिका के साथ उनके बरसों पुराने समझौते हैं। ये भी समझौता है 1974 का कि हम आपका अपना तेल पेट्रो डॉलर में बेचेंगे, उसके बाद उसके बदले में आप हमारी सुरक्षा करना। तो जब उन्होंने बरसों पहले सब कुछ अमेरिका को दे ही रखा है और ये मान के रखा है कि हम इस काबिल नहीं कभी बन पाएंगे कि अपना डिफेंस खुद कर सके, तो उनका तो खुदा ही मालिक है। तो यही वजह है कि एक वक्त उनके साथ आएगा। यही वजह कि फिर आप जब उनको लगता है कि अरे इजराइल तो अमेरिका की भी नहीं सुनता और कभी भी हम पे मार देता है, तो फिर वो पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ दौड़ते हैं कि भाई हमारे साथ कोई डिफेंस पैक्ट कर लो। मतलब वो सिर्फ लोगों से डिफेंस के समझौते, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं। चाहे सऊदी हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, इस तरह के जो किंगडम है, जॉर्डन हो, और सबसे बड़ी बात ये किंगडम है, ये राजशाहियां हैं। तो राजशाहियों को तो हमेशा इस बात का डर लगता है कि एक तो अंदर से कभी लोकतांत्रिक आवाज ना उड़ जाए और उसको संभालेंगे कि, तो अमेरिका उनको भरोसा देता है कि आपके अंदर की आवाजों को भी हम देख लेंगे और बाहर से आपके जो दुश्मन है उनको भी हम देख लेंगे, लेकिन आप हमारी शर्तों पर चलो। तो उनकी जो शर्तें, उस आधार पर वो सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और उन महाताकत बड़ी शक्तियों को और यूरोप की बड़ी ताकतों को। उसके बदले में वो अपना तेल ले जाने देते हैं या जो भी है, और इन्वेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यही उनका पूरा सिस्टम है। तो उनसे उनका एक वक्त कैसा आएगा, ये जो आकलन जो हमारे दर्शक कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर आ सकता है। जब आप अपने, ईरान ने यही तो किया 50 साल में, तमाम सैंक्शंस के बावजूद वो इस काबिल बन गया कि आज बड़ी शक्तियों को चैलेंज करता है। कल उसका हश्र जो हो, लेकिन आज वो ललकारने लायक तो है ना, मैदान में तो है, सीना तान के तो खड़ा है। बाकी जो अरब ममालिक हैं, उनकी दिक्कत यह है कि वो उन्होंने इस काबिल ही अपने आप को नहीं बनाया। और क्या उनकी कमजोरी है, हमारे दर्शक भी इसको अच्छे से जानते हैं और कमेंट बॉक्स पे बताएं कि क्या क्या किस किस स्तर पर उनकी कमजोरी जिसकी वजह से वो झुक कर रहते हैं। समय कम है, तो एक और कमेंट है अकील अहमद नाम से। इन्होंने लिखा है कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान भाई, ये तो तय है अगर अमेरिका स्टार्ट करता है वॉर तो एंड नहीं है, दुआ करिए। जी बिल्कुल, ये बात हम अक्सर दोहराते हैं कि फंसेगा अमेरिका, और इसलिए फंसेगा क्योंकि ईरान को 8 साल तक, जब वो बहुत कमजोर था तब जंग लड़ने का एक्सपीरियंस है। और आपने देखा कि अमेरिका जहां जाता है बड़ी ताकत के साथ, अमेरिका चाहता है कि 3, 4, 8 दिन में वो निकल जाए। उनका इस तरह का सिस्टम है। और आज ही एक बयान में पढ़ रहा था, ईरान के एक बड़े IRGC के अफसर हैं, वो दावा करते हैं कि भाई अमेरिका हमसे सिर्फ 4 से 5 दिन लड़ने का हिसाब किताब लेकर ही आ सकता है। जितना उसने फिलहाल लाया है वो हमारे लिए, हमसे जंग करने में उनका 4 से 5 दिन का है। उसके बाद क्या करेंगे? एक तो दूरी बहुत है, बहुत ज्यादा। दूसरा, इजराइल पर आप कितना डिपेंड रहेंगे, अरब देशों पर कितना डिपेंड रहेंगे, आपको बहुत बुरा फंसा लेगा ईरान। और ये बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को तकनीकी रूप से बताते हैं कि एक तो दूरी बहुत है, ऊपर से
आप कितना भी ले आएंगे, उन्होंने आपसे निपटने का लंबा अपनी सुरंगों में, अपने मिसाइल सिटी में जखीरा जमा कर रखा है। वो मारते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा, आप हलाकान हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपके एयर डिफेंस सिस्टम पानी मांग जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या ही कर लेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं जो सभी जानते हैं, और ये अमेरिका भी शायद जानता होगा, इसलिए भी वो देरी कर रहा है और चाह रहा है कि बस बातचीत से कुछ ऐसी बात हो जाए कि हमारी भी इज्जत रह जाए और हम ये कहते हैं कि भाई हमने देखिए टेबल पर लाकर ईरान को झुका दिया, ये कहने लायक कुछ मामला बन जाए तो हम भी निकले यहां से, या कम से कम ये कहे कि देखो हमने प्रेशर बना दिया था, हथियार जमा करके ईरान को झुका दिया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका को वो दांव भी खेलने देना नहीं चाहता है। वो तो बार बार ललकार रहा है कि आओ हमसे लड़ो, क्योंकि उसके पास है वो चीजें, और सबसे बड़ी बात है उनका खुदा पर भरोसा, और उससे बढ़कर उनकी आवाम का सपोर्ट, और ये एतमाद कि हम लड़ जाएंगे, हम कर जाएंगे और हम सही हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी देश को मॉरल जो एक ताकत देता है, नैतिक ताकत देता बिल्कुल है। बिल्कुल। आरिफ खान ने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब उनको मिल गया होगा, जो S-400 को लेकर था उनका। और उम्मीद है कि आप लोग भी अगर इस शो को देखते हैं, चर्चा को सुनते हैं, तो अपने नाम के साथ कमेंट लिखा करें, आपके जो सवाल है उन्हें लिखा करें, ताकि हम उसे अंत में पिक कर सकें आपसे, और बाकायदा स्क्रीन पर भी दिखा सकें आपके नाम के साथ, आपके उस सवाल को उसका जवाब मिल सके। और साथ में गुजारिश ये रहेगी कि आप में से बहुत सारे लोग इसे सुनते तो हैं, पूरा सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिक व्यूअर्स की संख्या बहुत ज्यादा दिखती है और सब्सक्राइबर्स की संख्या थोड़ी कम दिखने लगती है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता होगा। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फायदा आपको होगा। साथ में इसे शेयर दूसरों के साथ जरूर करा करिए, ताकि जो वेस्टर्न मीडिया है उसके जो जिस तरीके से उनकी खबरें होती हैं और जो यहाँ पे निष्पक्ष हम लोग दिखाते हैं उस चर्चा को, वो दूसरों तक भी पहुंच सके। मेरा नाम है दिव्यांशु। इमरान जी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।